हेलो माय क्यूट लवलीज, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडीज बाय पूनम। तो आज आपकी पूनम दीदी आपको क्लास 12th की मैथ्स में अपना लास्ट चैप्टर करवाने वाली। दिस इज आवर लास्ट चैप्टर फ्रॉम क्लास 12th मैथमेटिक्स। सो आज हम करेंगे प्रोबेबिलिटी। ओके, सो प्रोबेबिलिटी क्या है इसके बारे में हमने अपनी पिछली 11th क्लास में भी बहुत कुछ पढ़ा है इन डिटेल, बट अब हम पढ़ेंगे कि 12th के हिसाब से इसमें क्या क्या है। उससे पहले आप चीज़ बता दूं कि अगर आपको थ्रू आउट द वीडियो में कहीं भी प्रॉब्लम आएगी आप मुझे बताओगे। और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक्स दिए हुए हैं, प्लीज जाके उनको देखिए, उनको यूज कीजिए। अगर आपको उसके अलावा भी कुछ चाहिए, कुछ हेल्प या कोई नोट्स या कोई वीडियो ऐसी जो हमने अब तक नहीं बनाई है, और इफ यू वांट दैट प्लीज मेक श्योर टू जस्ट मैसेज लिख देना प्लीज। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी? पहले तो बात यह है कि इसकी डेफिनेशन क्या है। सो इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए। ठीक है, आपको पता है जब भी हम प्रोबेबिलिटी में काम करते हैं हमारे पास इवेंट्स होते हैं। इवेंट्स मतलब किसी भी चीज का हैपन होना, मतलब किसी चीज का अकर होना। सो हैपनिंग गिवन दैट द इवेंट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। सो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है, वो अकेले नहीं चलता है, ठीक है, वो दूसरे के साथ चलता है। कि मतलब ये कह सकते हो कि दूसरे पे डिपेंडेंट है। जब तक वो मेरी हेल्प नहीं करेगा मैं काम नहीं करूंगा। तो ये क्या है कि हम प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए जब निकालते हैं जब हमारे पास गिवन इवेंट बी जो हो वो ऑलरेडी हो चुका होता है। समझ रहे हो आप मेरी बात? कि जब तक प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी नहीं निकली होगी, हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नहीं पता हो, ए नहीं पता होगी। तो मतलब ये बी जो है वो हमें हेल्प करता है ए निकालने में, जबकि बी जो है वो ऑलरेडी हो चुका होता है। इसके लिए फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। ये जो है इसको हम स्लैश नहीं बोलते हैं, इसको गिवन बोलते हैं प्रोबेबिलिटी की टर्म पे। ठीक है, गिवन ए गिवन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसको हम बोलते हैं एक तरह का इंटरसेक्शन। आपको पता है इंटरसेक्शन है ये साइन, इसका इंटरसेक्शन है। अब इंटरसेक्शन का मतलब होता है कोई भी कॉमन वैल्यूज। ओके, ये है अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसका मैं थोड़ा ट्रिक बता देती हूँ फॉर्मूला याद करने के लिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी अगर दिया होता है सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी तो आएगा ही आएगा। तो यहाँ पर एक चीज देख लेना कि यहाँ पर मेरा जो बी अकर है मुझे ए निकालना है। तो इस केस में जो डिनोमिनेटर में आएगा वो सेकंड वैल्यू आएगी जो हमें ऑलरेडी गिवन होती है, वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। बहुत सिंपल था। इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब ये जीरो नहीं होनी चाहिए। मतलब सच बात तो यही है कि जीरो हो गई तो अगर कोई भी मतलब ऊपर कोई भी वैल्यू आई 1/0 तो इक्वल टू इन्फिनिटी होता है, जो हमें चाहिए ही नहीं। तो हमेशा ये जीरो नहीं होनी चाहिए। सो दैट्स व्हाई ये लिखा हुआ है कि नॉट इक्वल टू जीरो। हर चीज का रीजन बता रही हूँ मैं, क्यों क्या कैसे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो सभी ने भाई मतलब वो खेला होगा, या ऊनो खेला होगा, या कोई भी ऐसी गेम खेली होगी, कार्ड्स वाली गेम खेली होगी। सो इफ अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ डेक and we know it's red, what's the probability that it's a heart? Okay, आप सभी को पता है कि हमारे पास 52 कार्ड्स होते हैं। सभी को पता है 52 कार्ड्स होते हैं। उसमें से क्या होता है 26 रेड होते हैं एंड 26 क्या होता है हमारे पास ब्लैक होते हैं। सो ब्लैक एंड रेड होते हैं। इनमें भी दो ऑप्शंस होती हैं, ठीक है, इसमें दो ऑप्शंस होती है। मैं ऐसे लिख देती हूँ, इसमें भी दो ऑप्शंस होती है, इसमें भी दो ऑप्शंस होती हैं, टोटल होगी 4। ठीक है, अब इसमें क्या है, इफ अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ डेक एंड वी नो इट्स रेड, हमें ये तो पता है कि रेड है, मतलब ये तो पता चल गया 52 कार्ड्स है, उसमें से हमें रेड की तरफ जाना है। सो रेड में 26 है ऑलरेडी, मतलब ये चलो ये सॉर्ट हो गया, हमारे पास 26 कार्ड्स है। अब वो जो बोला उसकी व्हाट्स इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट्स अ हार्ट। अब इसमें क्या है मैं आपको बता देती हूँ। हार्ट जो है वो इसी का पार्ट है, जो अभी मैंने बताया ना कि इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक ब्लैक वाला होता है, इसके भी दो पार्ट्स होते हैं। यहाँ पर जो है वो ये इसका पार्ट है, जो हार्ट है ना यहाँ पर आता है, मतलब 3 कोई और है, ये हार्ट है। तो अब मुझे बताओ ये 26 है, 26 को दो पार्ट्स में डिवाइड करो कितने हो गए 13। अब मुझे बताओ हार्ट कितने हुए? सिंपल सी बात है, बहुत ईजी है, 13। ठीक है, तो 13 हुए। 13 में से मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है, 13 में से मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी? मुझे बोला है फाइंड आउट करनी है हार्ट की प्रोबेबिलिटी, जब मुझे पता है कि रेड मेरे पास है। मुझे कैसे पता चला? मुझे बताओ मेरे को हार्ट का कैसे पता चला जब मेरे पास रेड था ना। ठीक है, तो मैं इससे नहीं निकालूंगी। कुछ बच्चे कहेंगे 13/52 निकालेंगे। भाई क्यों? जिसने तुम्हारी हेल्प की उसकी करो ना, उसकी हेल्प करो। सो 13 बाय कितना आएगा 26। रेड ने बताया हमें कि उसमें 13 पार्ट्स और आते हैं, सो डिवाइड बाय 26। तो इसको डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर आता है 1/2। दिस इज हाउ वी फाइंड आउट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। वी यूज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ थिंग्स। अब हमारे पास आता है सेकंड पार्ट विच इज मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। दिस रिलेट्स जॉइंट प्रोबेबिलिटी टू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा खुददार हो जाता है, वो थोड़ा जॉइंट प्रोबेबिलिटी में घुस जाता है, ठीक है, जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में भी हेल्प करता है। जब अब हमारे पास है उसका फॉर्मूला। तो इस केस में अब आप देखोगे कि हमने फॉर्मूला देखा था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये हमने पढ़ा था। अगर मैं इसमें से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकाल दूं, जस्ट वेट अ सेकंड, या
So, इसमें से अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकाल दूं, जरा मुझे थोड़ा सा मैथमेटिक्स इजी कर दो, ये वाली यहाँ पर चल जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, जो यहाँ पर सेम लिखी हुई है सॉर्ट। अब मुझे बताना यहाँ पर ये लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, अगर ये क्वेश्चन में उल्टा कर दूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, हो सकता है कि नहीं हो सकता ना, ऐसा थोड़ी है कि ये भाई मतलब एक तरह का लिख दिया गया है कि ये चेंज नहीं होगा, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर मैं बोलूं बी गिवन ए, तो उसके इसमें फॉर्मूला चेंज होगा, हाँ ऑब्वियसली होगा, मैंने क्या बताया था ट्रिक, अभी बताई थी अभी। तो इस केस में प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसका फॉर्मूला क्या होगा, अभी बताया था मैंने कि जो गिवन होता है हम उसको नीचे लिखते हैं। अब इस केस में भी अगर मैं ये चीज सेम निकाल दूं तो मेरे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये बनेगा, तो ध्यान से सोचना, बनेगा, ठीक है। अब देखो ये सेम फॉर्मूला बन गया, तो आप किसी भी तरीके से यूज करें, दोनों फॉर्मूला सेम है। यूज इट व्हेन, अब इसको यूज कब करना है, यही तो मेन बात है भाई, तुम बताए जा रहे हो खाना कब है। सो नाउ यू वांट द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ए एंड बी हैपन। अब ये यूज तब होता है जब हमारे पास दोनों इवेंट्स जो होते हैं वो हैपन होते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास इंडिपेंडेंट इवेंट्स तो भाई मतलब सदियों से चला जा रहा है, क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट्स यूज होते हैं। सो टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट इफ द आउटकम ऑफ वन डज नॉट अफेक्ट द आउटकम ऑफ द अदर। भाई उस इंडिपेंडेंट होने का क्या ही फायदा जब मुझे फर्क नहीं पड़ रहा कि दूसरा क्या कर रहा है, सीधी सी बात है ना। अगर मैं अच्छी जॉब कर रही हूँ, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, तो मुझे क्या फर्क पड़ रहा है दूसरा काम कर रहा है या नहीं कर रहा, बेरोजगार बैठा है, ओके। तो यही चीज इंडिपेंडेंट इवेंट्स के भी काम है कि अगर ये काम कर रहा है तो मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, बिकॉज मैं भी काम कर रहा हूँ, तो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ रहा, ना ये इससे पे डिपेंडेंट है ना वो उस पर डिपेंडेंट है, दोनों इंडिपेंडेंट है, फ्रीडम में है अपनी। तो यही चीज है कि अब इस चीज में फॉर्मूला क्या जाता है, फॉर्मूला ध्यान में रखना, ये फॉर्मूला को याद करने पड़ेंगे, क्योंकि बताने नहीं आएगा, मैं बता रही हूँ, तो पढ़ लो। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इस केस में फॉर्मूला हो जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, पर फर्क दोनों को एक दूसरे से नहीं पड़ता, गॉट इट। अब एग्जांपल देख लेते हैं, टॉसिंग अ कॉइन एंड रोलिंग अ डाई। अब इसमें हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, सो हमें दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। मुझे बताना, एक कॉइन है, कॉइन में दो साइड्स होती है, जिसमें होता है हेड और एक होता है टेल। अब मुझे बोलना है प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड निकालना है, हेड कितनी बार आता है, एक बार टॉस करने पे एक बार। तो अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी बोलूंगी, अगर मैं बोलूंगी हेड कितनी बार आता है, आप बोलोगे 1, मैं बोलूंगी प्रोबेबिलिटी, तो मतलब एक बार आता है, पर कितने में से, 2 में से, बन गया 1/2, हो गया खत्म, ठीक है। अब मैंने क्या किया, डाई की भी बात बोली है, डाई आपको पता है उसकी सिक्स साइड्स होती हैं, ठीक है, जिसपे लिखा होता है 1 2 3 4 5 एंड 6। मैं बड़ा वो बोल रही हूँ, गुड मॉर्निंग मैम, ओके, ऐसा नहीं करना है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग 4 है, मैंने बोला कि 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है भाई, मैं बोलूंगी 4 तो सिर्फ एक ही बार आएगा। अगर मैंने डाई ऐसे रोल करके फेंक दिया तो मेरे पास 4 आया, वो कितनी बार आया, एक ही बार आया ना, हर किसी के आने की भाई प्रोबेबिलिटी एक ही है ना, हर बार, ठीक है। तो 1 बोल दिया मैंने, ठीक है, तो मैंने बोल दी कितने में से, मैंने तो बता दिया कि सिर्फ 1 आया, पर मैंने बोला प्रोबेबिलिटी डिवाइड बाय 6, ये आ गया 1/6। अब मैं बोल रही प्रोबेबिलिटी दोनों की निकाल लो, हेड एंड 4 की, मैंने क्वेश्चन में भी बोला था टॉसिंग एंड कॉइन एंड रोलिंग अ डाई, मुझे प्रोबेबिलिटी दोनों की निकालनी, तो 1/2 इंटू 1/6 कितना आ गया, 1/12। दिस इज हाउ वी डू these kind of independent events question. Simple? I know. Okay, so now total probability theorem कैसे निकालते हैं हम, when an event B depends on multiple cases A1 A2 A3 and they cover all cases। मतलब जब हमारे पास इवेंट B है और जो डिपेंड कर रहा है सभी पे, हर उसके जो है दूसरे प्रोबेबिलिटी के ऊपर, तो उस केस में हम कैसे लिखते हैं, फॉर्मूला होता है हमारे पास, जब हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज इक्वल टू होगा, यही फॉर्मूला होगा, बट डिफरेंट केस में होगा। इस केस में प्रोबेबिलिटी B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 into probability of B given A1 plus probability of A2, probability of B given A2 up to so on, ये चलता जाएगा। Okay, now think of it as adding the chance of B happening through different paths। मतलब ये सोचो कि probability of या adding B को add करने का तरीका क्या क्या है किसी भी different paths में। ओके अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट थिंग आती है, वो आती है हमारी बेस थ्योरम। बेस थ्योरम क्या है, दिस हेल्प्स टू रिवर्स द कंडीशन लाइक, अब लाइक क्या है वो देख लेते हैं कि if a student passed, चलो, if a student passed, what is the chance they were from class A। मतलब देखो भाई ये बहुत डोमिनेटिंग है, मुझे पता है, आई नो, आई कैन रिलेट ऑल्सो। ऐसी बात नहीं है कि तुम मुझे थोड़ा वो समझ लो, ऐसी बात नहीं है। आई वॉज ऑन इन द क्लास ए, मैं हमेशा से क्लास अपनी ए सेक्शन में रही हूँ। अब चलो इसमें देख लेते हैं कि अगर मैंने बोल दिया कि कोई बच्चा पास हुआ है, तो ये थोड़ी है कि हमें पता होगा वो क्लास ए से था, सॉरी सेक्शन ए से था, बी से था या सी से था, ठीक है। बट हमें अगर फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज द चांस दे वर फ्रॉम क्लास ए, तो हमें फाइंड आउट करना है कि क्या चांसेस हो सकते हैं कि वो क्लास ए से था। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई गिवन बी।
इस केस में हम ज्यादा निकाल रहे हैं तो ज्यादा, so probability of AI into probability of B given AI divided by summation probability of AJ into probability of B given AJ। तो ये फॉर्मूला है, ये बहुत मल्टीवेरिएट यूज होता है, बट अभी आपको सिर्फ फॉर्मूला याद करना है। और अगर आपको कुछ डाउट है प्लीज बताते रहना यार, थोड़ा मतलब मेरा दिल लगा रहता है कि हाँ तुम पूछ रहे हो, ठीक है। ऐसे तो मुझे लगता है कि भाई तुम पूछ ही नहीं रहे हो, भाई तुम्हें सब आता है, ठीक है। सो नाउ इसमें रियल लाइफ एग्जाम्पल है कि टेस्ट पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। हम बोलते हैं ना कि मे बी टेस्ट पॉजिटिव, मैं बीमार हूँ, ठीक है। व्हाट इज द चांस यू आर एक्चुअली सिक। तो बेस थ्योरम हेल्प्स यू फाउंड दैट यूजिंग टेस्ट एक्यूरेसी एंड रियल डेटा। तो जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हो कि हाँ आप पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, जैसे कोविड आया हो तो हमने बहुत किया कि हम पॉजिटिव है नेगेटिव, कैसे किया, डेटा लेते थे, उस चीज को कलेक्ट करते थे, ठीक है। सो बहुत चीजें हुई। चलो कोविड की बात नहीं करे तो अच्छा, मुझे लॉकडाउन पसंद नहीं है वैसे भी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट, तब तक के लिए बाय एंड हैव अ नाइस डे। और कोई भी डाउट होगा तो बता दिया करो, ओके बाय।